Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो अभी तक हमने पिछले वाले लेक्चर तक क्या पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक हमने पढ़ लिया। जो क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो इससे पहले जो सेकंड चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस बार उसे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे इन ह्यूमन, बिकॉज मेल वाला तो हमने पिछले वाले लेक्चर में देख लिया था। अगर वहाँ पे अगर कंफ्यूजन रही होगी तो कुछ बच्चों ने अपनी कंफ्यूजन भी बताई, मैंने उसे एक्सप्लेन भी किया। आई होप कि आपको अब तक सब कुछ समझ में आ रहा है। चलो अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। लेट मी राइट इट हियर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने उनका एक डायग्राम पहले से ही बना दिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने एक डायग्राम पहले से बना दिया। मैंने पहले ही बताया सिस्टम वर्ड कहाँ पे आता है। सिस्टम वर्ड का मतलब हो गया जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का हो, ऑर्गन सिस्टम लेवल का हो। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट्स मीन a set of organ in female which perform reproduction, जो a set of organ के सेट जो साथ में मिलके क्या परफॉर्म करते हैं, रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब हम उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको पिछले वाले लेक्चर तक समझ में आया। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ आपको पार्ट दिख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ओवरी, देयर आर पेयर ऑफ ओवरी, यू कैन सी। तो यहाँ पे एक ओवरी है, लेफ्ट साइड में एक है, राइट साइड में एक है। ये फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट भी लिखा होता है। सो कुछ पार्ट इसमें आते हैं, हम उनको लिख देते हैं। तो इसमें जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें क्या क्या आता है आपका, फर्स्ट हो गया पेयर ऑफ ओवरीज, सेकेंड पेयर ऑफ ओविडक्ट, देन आपका उसके बाद आपका क्या है, ये यूटेरस, ये वोम आर यूटेरस इसको कहते हैं। जो एक कैविटी दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी बड़ी सी कैविटी, इसको कहते हैं यूटेरस। उसके बाद ये वाला पार्ट जहाँ पे वजाइना और यूटेरस आपस में जुड़ता है उसे हम कहते हैं सर्विक्स, उसको हम कहते हैं सर्विक्स। और उसके बाद आपका आता है द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका क्या नाम है, विजाइना। ओके, सो लास्ट इज विजाइना। सो हम इन्हीं पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे 3, 4 एंड 5। ये आपके स्ट्रक्चर, आपका जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी में बना हुआ है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसके बाद इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, ये चीज आपकी समझ में आ जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले ओवरी के बारे में। यू कैन सी ओवरी इज द फीमेल गोनेड, दिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फीमेल। तो ये फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या, ओवरी। एंड ओवरी इज में अगर हम देखें तो ये मान लेते हैं ये ओवरी है, तो ओवरी में दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक मिडिल वाला पार्ट है और एक साइड वाला पार्ट है। तो जो किनारे वाला पार्ट होता है तो उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में डेवलपमेंट होता है, जर्म सेल पाई जाती है या जर्मिनल सेल पाई जाती है, जर्मिनल सेल्स। तो ये जो जर्मिनल सेल्स होती है ये क्या प्रोड्यूस करती है, ओवरी में, ओवरीज में क्या पाई जाती है, दोनों तरफ ओवरीज होते हैं। ओके, इसमें पहले से ही इमेच्योर एग्स होते हैं, 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स, बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं। और जब इनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो इनमें मैचुरेशन होने लगता है, और हर मंथ में, इन एवरी मंथ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वन ओवम गोना बी फॉर्म्ड। तो एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। एंड ये ओवरी के अंदर किस चीज का फॉर्मेशन, जर्म सेल पाई जाती है, जर्मिनल सेल पाई जाती है। एंड दिस जर्मिनल सेल विल प्रोड्यूस ओवम। अब इसी जर्मिनल सेल से ओवम के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ओजेनेसिस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, oogenesis. What is oogenesis? The formation of ovum in ovary, or the formation of ovum in ovary from the germinal cell is called
ओजेनेसिस, तो इसको हमने ओजेनेसिस कहा। तो आपकी समझ में आ गया ओवरी, व्हाट इज द ओवरी, what is the function of ovary, and what is the ovum. Ovum is actually the female gamete of the this is the actually female gamete in human. Okay, second इसमें फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं ये एक ओवम का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद ओवम को कहाँ पे पहुँचना है, ये वाला यहाँ तक आना है। ओके, तो यहाँ पे ये एक ट्यूब है, यहाँ से यहाँ तक एक ट्यूब, सेकेंड ट्यूब आती है। अब यहाँ से ये ट्रेवल करके कहाँ पे पहुँचेगा, उस ट्यूब में पहुंचेगा जिस ट्यूब का नाम है ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे ये ट्रेवल करके ओविडक्ट से फैलोपियन ट्यूब तक इसको पहुंचना है। तो जब इसमें से रिलीज होगा, किसमें से, ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। जब ओवरी से जैसे ही निकला, उससे हमने कहा दिस इज द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, द रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। फॉर्मेशन अलग है, वहां से रिलीज होना अलग है। फॉर्मेशन हुआ, हमने कहा ओजेनेसिस। जब ओवरी में से बाहर निकल गया, फॉर्मेशन होने के बाद जब बाहर निकला तो हमने उसे क्या कहा, ओवुलेशन। तो जब ये रिलीज हो जाए, ओवरी से रिलीज हो जाए, बाहर निकले, तो रिलीज फ्रॉम ओवरी, तो इसको हम कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कर लें, इसी को कहते हैं ओवुलेशन। इन एवरी मंथ इन फीमेल reproductive cycle, in every they have one ovulation every month। इनके every month, हर महीने में क्या होता है, एक ओवुलेशन होता है। एक बार एक ओवम कहाँ से निकलता है, इस ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अब फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ओविडक्ट को हम दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, इसको फैलोपियन, इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ओके, इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब इस फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, फैलोपियन ट्यूब में अगर एक्चुअली हम फैलोपियन ट्यूब को डिवाइड करें तो फैलोपियन ट्यूब को हम 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो जाता है इसका ये वाला पार्ट, दिस इज द पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, एक यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, और एक एकदम लास्ट वाला पार्ट जहाँ पे यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब आपस में जुड़ रहे हैं। तो जहाँ पे ये एकदम जो पार्ट किससे लगा हुआ है, ओवरी से टच है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। दिस पार्ट इज नोन एज इनफंडिबुलम। सेकेंड पार्ट इसमें हो जाएगा एम्पुला, जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है उसे हमने क्या कहा, एम्पुला। और जो पार्ट इससे कनेक्टेड है, जहाँ पे यूटेरस स्टार्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं इस्थमस। ओके, तो फैलोपियन ट्यूब को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनफंडिबुलम, दिस इज द रिसीविंग चैम्बर, और ये एम्पुला होता है, और इस्थमस। जहाँ पे एम्पुला एंड इस्थमस है, एक्चुअली यहाँ पे आके रुका हुआ है क्या, ओवम रिलीज हुआ, कहाँ से, यहाँ से रिलीज हुआ, फीमेल गोनाइड से रिलीज हुआ, ओवरी से रिलीज हुआ। ओवरी से रिलीज होने के बाद ये कहाँ पे पहुंचा, ओवरी से रिलीज होने के बाद ये इनफंडिबुलम में पहुंचा, इनफंडिबुलम से एम्पुला में पहुंचा, एम्पुला के आगे जाने बाद जहाँ से इस्थमस स्टार्ट होता है, जहाँ पे एम्पुला एंड इस्थमस आपस में जुड़े होते हैं या फिर जहाँ पे होते हैं, उस जगह पे जाके ये रुका हुआ है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ओवम जाके स्टे कर रहा है, वहां पे रुका हुआ है। अब उसके आगे हम क्या देखते हैं कि एम्पुला में एक चीज और, ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है। ये इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम फिम्ब्री कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्ब्री। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसके बारे में पहले से ही नॉलेज लेके चले, अदरवाइज एनसीईआरटी में पॉइंट टू पॉइंट मैं हर चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ये हो गया। अब हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब, समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं यूटेरस, RWOMB, वोम। इसको वोम भी कहा जाता है। ओके, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, यूटेरस। यूटेरस इज द पार्ट वेयर द जाइगोट और वेयर द एम्ब्रायो गना बी इम्प्लांटेड। जहाँ पे एम्ब्रायो का क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, जहाँ पे बेबी का फॉर्मेशन होगा, कंप्लीट बेबी फॉर्मेशन होगा। फैलोपियन ट्यूब वो साइड थी जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होना है, और बेबी इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा,
जहाँ पे बेबी फॉर्मेशन या कंप्लीट बेबी का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होने वाली है, इस यूटेरस वाले पार्ट में। यूटेरस को वोम भी कहते हैं, और यूटेरस की जो वॉल होती है बड़ी इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर होता है। यू कैन सी आई हैव ड्रॉन इट हियर विद रेड कलर। तो मैंने जो बनाया है ये एक रेड कलर से यहाँ पे साइड में बना दिया है। तो ये एक्चुअली क्या है, यूटेराइन वॉल है। अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यूटेरस। अब यूटेरस जो होता है उसके चारों तरफ क्या होती है, उसके हर तरफ क्या होगी, यूटेराइन वॉल होगी। ओके, हियर इज द यूटेराइन वॉल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद इसका फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर होती है। लेयर तो देयर आर 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। ओके, तो ये 2-3 लेयर होती है, बट इसमें जो इंडोमेट्रियम होती है, इंडोमेट्रियम लेयर सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंडोमेट्रियम, तो ये इंडोमेट्रियम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इसमें सबसे इनर लाइनिंग जो है, इसकी जो अंदर वाली वॉल है, इसमें 3 वॉल होती है। यूट्राइन वॉल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। तो हम यहाँ पे इंडोमेट्रियम के बारे में बात करेंगे, जो सबसे लास्ट में होती है, वहीं पे जाइगोट का इम्प्लांटेशन होगा। ओके, अब हम आगे बात करते हैं आपके सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स इज द पार्ट विच इज ओपन इनटू द वजाइना, एंड वजाइना इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे एक्सटर्नल, या फिर कहाँ पे ये ओपन होता है, ये वाला पार्ट जो होता है ये बाहर की तरफ ओपन होता है। ये आपका क्या है, ये पार्ट क्या है, वजाइना। ओके, ये वजाइना का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। अब अगर हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया द सीमेन विच हैव बीन फॉर्म्ड इन मेल बॉडी। मेल बॉडी में जो सीमेन स्पर्म दैट जो मेल गैमेट था उसका जो फॉर्मेशन हुआ था, अब उसको कहाँ पे जाना है, फीमेल बॉडी के अंदर, बिकॉज ओवम कैन नॉट मूव बट स्पर्म कैन मूव। तो स्पर्म को, मेन तो सारा काम स्पर्म को ट्रेवल करना है, ये ओवम ने ट्रेवल नहीं किया। ओवम को जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन वाला काम हो रहा था उसके थ्रू ये कहाँ तक आ गया, ये आ गया इस्टमस तक आ गया। लेकिन स्पर्म को मूव करना है, वो प्रोपेलिंग करते हैं, मींस वो धीरे धीरे आगे की तरफ ट्रेवल करते हैं। उनके पास फ्लैजिलम होता है, वो ट्रेवल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ किस चीज़ के बारे में। यहाँ पे मान लेते हैं जो मेल वाला है उसी को पहुँचाना है, फीमेल बॉडी में पहुँचाना है। ठीक वैसे ही जैसे जो पॉलन ग्रेन था उसको ट्रेवल करना था कहाँ तक, ओव्यूल तक ट्रेवल करना था, उसी तरह से यहाँ पे स्पर्म को ट्रेवल करना है यहाँ तक, इस्टमस वाले पार्ट में। मान लेते हैं ये वजाइना इज द प्लेस वेयर द, इसे रिलीज कर दिया जाएगा जहाँ पे इजाकुलेशन होगा, सीमेन का इजाकुलेशन होगा, जहाँ पे सीमेन रिलीज कर दिया जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं सीमेन रिलीज कर दिया गया। सीमेन में क्या है, स्पर्म है, स्पर्म इंटर करते हैं, यहाँ से कहाँ पे आते हैं, सर्विक्स के थ्रू इंटर करते हैं, कहाँ पे, यूटेरस में, और ये ट्रेवल करते करते पहुंच जाते हैं लास्ट में ओवम है, और इसके चारों तरफ ढेर सारे स्पर्म, कई स्पर्म यहाँ पे इस तरह से पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें से एक जो है इसको पेनेट्रेट करके अंदर की तरफ इंटर कर जाता है, बिकॉज ovum is the female gamete having half number of chromosome and sperm is also having half number of chromosome. अब एक ओवम एक स्पर्म, there is only single sperm gonna be involved in this fertilization. अब यहाँ पे fertilization हो रहा है, इंसेमिनेशन हो गया, सीमेन यहाँ पे आके रिलीज हो गया। अब इसको क्या करना है, वहां तक ट्रेवल करके इंसेमिनेशन कर, सॉरी फर्टिलाइजेशन करना है। यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंड प्रोड्यूस जाइगोट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के साथ में मिलके जाइगोट का प्रोडक्शन करना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फर्टिलाइजेशन। तो पहला तो इंसेमिनेशन हो गया,
जैसे पॉलिनेशन होता है वैसे ही इंजेमिनेशन होता है। तो स्पेलिंग पूरी मैं लिख दे रहा हूँ, गलत कर दो। इंजेमिनेशन एक ही लाइन में लिखेंगे। तो इंजेमिनेशन हो गया। इंजेमिनेशन के बाद क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ? फैलोपियन ट्यूब में। ओके, इंसेमिनेशन कहाँ पे हुआ? रिलीज कहाँ पे किया गया? एजोकुलेट कहाँ पे किया गया सीमन को? वेजाइना में। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ? फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट में। अब फैलोपियन ट्यूब में जब इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन आपको पता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब उसके बाद क्या बन गया? जाइगोट बन गया। कई सेल डिवाइड करने का, सॉरी एक से जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन हुआ, जाइगोट से एम्ब्रायो बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो ये जाइगोट था, जाइगोट में सेल डिवीजन हुआ, तो ये एक मोरुला वाली स्टेज आ गई। फिर उसके बाद सेल डिवीजन हुआ, फिर उसके बाद एक ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम ब्लास्टुला कहते हैं, बिकॉज उसमें एक कैविटी बन गई, ब्लास्टोसील कैविटी। ड्यू टू दैट ब्लास्टोसील कैविटी वी कैन कॉल इट ब्लास्टुला। अब ये ब्लास्टुला अभी तक यहाँ पे सिर्फ तैर रहा था, कभी इधर आ रहा था, कभी इधर आ रहा था, कभी इधर। लेकिन अब उसे क्या करना है? इम्प्लांट करना है। अब उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। पहले तो 2-4 सेल थी, 8-10 सेल थी, तो तब तक तो उसका काम चल गया। लेकिन जैसे ही उसका साइज बढ़ता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि अब तो उनके अंदर लगातार माइटोसिस हो रहा है और बेबी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद, तो अब उसका जो साइज है वो बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा, एनर्जी ज्यादा चाहिए। जब एनर्जी ज्यादा चाहिए तो वहां पे क्या होता है? वो आके इम्प्लांट हो जाता है यहाँ पे, इसमें यूटेराइन वॉल में। यूटेरस की जो यूटेराइन वॉल होती है वहां पे वो इम्प्लांट वहां पे जाके क्या कर देता है? जाके ये जुड़ जाता है। और जब ये जुड़ जाएगा, क्या यानी जाइगोट जो ब्लास्टुला वाली स्टेज में है, पहले मोरुला वाली स्टेज में था, फिर ब्लास्टुला वाली स्टेज में पहुंचा। जब ये जाके किसके साथ जुड़ गया? जब ये जाके यूटेराइन वॉल के साथ जुड़ गया। क्योंकि देखो यूटेराइन वॉल में ढेर सारा ब्लड होता है, ब्लड, ये इसमें ढेर सारे बेड ऑफ ब्लड कैपिलरी, जहाँ पे ढेर सारा ब्लड होता है। और उस ब्लड, दैट ब्लड इज रिच विद न्यूट्रिएंट्स। और उस ब्लड में क्या सबसे ज्यादा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, ये सारी चीजें जो इसमें रिच विद न्यूट्रिएंट्स। मैंने कहा कि इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो इसमें जब न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे तो ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लगेगा और इसका डेवलपमेंट और फास्ट हो जाएगा। अभी तक जो डेवलपमेंट स्लो था, या फिर जो डेवलपमेंट इसको इधर उधर कोई इम्प्लांट करने की जरूरत नहीं थी, उसे जुड़ने की, बॉडी से जुड़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उसका बॉडी का साइज बढ़ता चला गया, जाइगोट बार बार डेवलप करता चला गया, साइज में बड़ा होता चला गया, तो उसे क्या करना पड़ा? ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई। ज्यादा एनर्जी उसे तैर के यहाँ पे इधर उधर टहलने से नहीं मिल सकती, बल्कि उसे बॉडी से जुड़ने पे मिलेगी। तो उसने ये यूटेराइन वॉल जो फुल थी, किससे? न्यूट्रिएंट से फुल थी, जो ब्लड होता है यहाँ पे, इसमें इम्प्लांट हो गया। और इसके बाद अब उसने सेल डिवीजन करना शुरू कर दिया। फिर इस वाले पार्ट में जहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, वहाँ वाले पार्ट पे कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं, एक टिश्यू वाला स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा क्या करता है? फीमेल बॉडी से फूड लेके इस डेवलप एम्ब्रायो को देगा, और इसकी बॉडी में बनने वाले वेस्ट, क्योंकि अब वो लिविंग है, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल रहा है, तो उसे वापस किस में भेजेगा? वापस ब्लड में भेजेगा। तो वो ब्लड से फूड लेगा, ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वापस ब्लड में भेज देगा। ये फंक्शन किसका है? प्लेसेंटा का। तो ये दिस प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो एक्सक्रीशन। यहाँ पे मैं बस लिख दे रहा हूँ शार्ट में, एक्सक्रीशन भी परफॉर्म करता है। ओके, तो ये फंक्शन किसका है? इसका। अब धीरे धीरे उस जो एम्ब्रायो उसका डेवलपमेंट होगा, वो फीटस में चेंज हो जाएगा, और फीटस से लास्ट में बेबी का फॉर्मेशन, एक छोटे से बेबी। ऑलमोस्ट 9 मंथ तक ये दिस प्रोसेस विल टेक कंप्लीट 9 मंथ। तो इस प्रोसेस में कंप्लीट कितना टाइम लगता है? 9 मंथ का टाइम लगता है। एंड देन आफ्टर दिस प्रोसेस
द बेबी कैन बी फॉर्म्ड और द बेबी विल बी बॉर्न। तो उस बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो बेबी बॉर्न हो जाएगा और वो उस बॉडी से बाहर निकल जाएगा उससे आफ्टर द डिलीवरी ऑफ दैट लेडी। ओके, तो ये प्रोसेस जो है मैंने इसमें बता दिया, हर चीज़ को बता दिया, और आई होप कि आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होगा, एक छोटा सा लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मुझे ये बताना है कि व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। चलो, एग फर्टिलाइज हो गया तब तो स्पर्म और एग दोनों फ्यूज किया गए, फर्टिलाइजेशन हुआ, बेबी का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अगर ओवम बना बट स्पर्म वहाँ पे नहीं गए या फिर उनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब क्या होता है वहाँ पे, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी तक आपको उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोगों को क्या नाम है, ईद उल अज़हा की बहुत ढेर सारे शुभकामनाएँ और मुबारकबाद। चलो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।